Hello dear student, this is Sumit Arora, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy. Welcome you all in this presentation, Pharmacognosy of opium. With this figure you can see the opium fruit bears the capsule, and that capsule is responsible for the secretion of latex, which is nothing but the opium. Let's start with opium. This opium belongs to the chemical class of isoquinoline alkaloid. This opium is a category of alkaloid in which the subclass is there called as isoquinoline alkaloid. तो ये आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड्स को बिलोंग करता है, जैसे अपन ने राउल्फिया देखे थे वो इंडल अल्कोलॉइड्स को बिलोंग करता था. दिस सिनोनिम ऑफ ओपियम इज रॉ ओपियम. द बॉटनिकल सोर्स इट इज अ ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन बाय गिविंग इंसिजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पैपेवर सोमनिफेरम. अभी तक अपन ने देखे थे कि प्लांट का एक पार्ट यूज होता है, आइदर लीव्स या फ्रूट या रूट्स एंड राइजोम्स था. अभी अपन देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो सिक्रीशन की बात कर रहे हैं. दैट इज अ ड्राइड लैटेक्स. अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होंगी कि कई बार आपने क्वेश्चन देखा है कि द ओपियम, विच पार्ट ऑफ द ओपियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी. तो आपको वहाँ लिखना होता है ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन बाय गिविंग इंसिजन्स. मतलब आपको एक कट देना है, जिसको कट देना है उसको पोर्शन का नाम है अनराइप कैप्सूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट पैपेवर सोमनिफेरम. तो इस तरीके से इसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है. It should not contain less than 9.5% of morphine calculated as anhydrous morphine. आपने जो प्लांट कलेक्ट किया है उसमें मॉर्फिन परसेंटेज 9.5% से कम नहीं होना चाहिए, एंड दैट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अनहाइड्रस नेचर ऑफ मॉर्फिन. एक एडिशनल बात यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया योर मॉर्फिन कंटेंट शुड नॉट बी लेस दैन 10%, कोडिन कंटेंट शुड नॉट बी लेस दैन 2%, एंड थिबेन कंटेंट शुड नॉट बी लेस दैन 3%. और थिबेन कंटेंट इज लिमिटेड टू 3%. तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से है. अगर क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया तो आपको ये परसेंटेज अलग से याद रखना है. 10% मॉर्फिन, 2% कोडिन और 3% थिबेन. फाइनली इट बिलोंग्स टू द फैमिली पेपेवरेसी. अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं तो आपको ये पूरा सेंटेंस आना है. इट इज अ ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल. द वर्ड इज इंपॉर्टेंट. अनराइप कैप्सूल्स ऑफ द प्लांट पैपेवर सोमनिफेरम, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली Papaveraceae. It should not contain less than 9.5% of morphine calculated as anhydrous morphine. इसके बाद बात करते हैं अपन कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन की. वेदर कंडीशन जो है ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपके ओपियम का कल्टीवेशन करने के लिए. वैसे तो कल्टीवेशन करना इसका अपने को परमिशन लगती है गवर्नमेंट से, जो ऑथेंटिक परमिशन के बाद में ही आप ओपियम का कल्टीवेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर में आता है. तो वेदर कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द ओपियम, हेंस यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेट क्लाइमेट. यहाँ मैंने पिंक लाइन में हाईलाइट किया गया है. द टेम्परेट क्लाइमेट इज द नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपियम पॉपी, जिसको आप सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन विंटर सीजन में भी कर सकते हैं. इसीलिए ओपियम का मेन कल्टिवेशन जो होता है वो विंटर में होता है, नवंबर से मार्च के बीच में, जब ठंडी होती है. ठीक है. एडवर्स फ्रॉस्ट कंडीशन एंड एडवर्स कोल्ड कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द yield of the plant, and finally the constituent percentage. Here I have written extreme cold condition and including frost condition adversely affect the yield of the plant. Thus opium poppy का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट इज आता है प्रोपोगेशन. ऑलरेडी देखा है अपने कि नवंबर से मार्च के बीच में करना चाहिए. सिमिलरली द प्रोपोगेशन इज डन बाय सोइंग द सीड. यू हैव टू मिक्स दिस सीड with 3 to 4% of the sand for sowing. Requirement is 3 to 4 kg of the seed is required if you have the per hectare of the land. फिर बात करते हैं अपन फेवरेबल कंडीशन की. तो इट रिक्वायर हाईली फर्टाइल सॉइल विथ नाइट्रोजन कंटेंट एंड द पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी अराउंड 7. वेल ड्रेन लोमी सॉइल लगता है. जो सैंड की क्वालिटी है वो फाइन सैंड होना चाहिए. फिर इसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं. यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, एंड फाइनली व्हेन द प्लांट रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर. तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट आपका. लेकिन अपना जो सिक्रीशन है वो कैप्सूल से निकलता है. तो कैप्सूल्स कैसे ग्रो होती है, कैसे फ्लावर से कैप्सूल बनती है, वो अपन अभी देखेंगे. आफ्टर सोइंग द सीड विद इन 3 to 4 months द प्लांट बियर्स द फ्लावर्स. मतलब सीड को सोन करने के बाद में उसमें फ्लावर तैयार हो जाते हैं 3 से 4 महीने के बाद में. वंस इट फॉर्म्स द फ्लावर अलाउ देम टू कन्वर्ट इट इनटू द कैप्सूल्स. इट रिक्वायर 15 to 20 days. After plant bears the flowers, within 15 to 20 days, it bears the capsule or it is converted to the capsule, and during the maturity of the capsule, it starts secretion of latex. Means capsule जो है वो चेंज करता है अपना कलर डार्क से लाइट ग्रीन के तरफ, और तब उसमें समझ में आता है कि लैटेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है और वो सिक्रेशन ऑफ लैटेक्स जो है उसके लिए कैप्सूल तैयार हो चुकी है. उस समय आपको इंसिजन देना है विद द हेल्प ऑफ नीडल शेप्ड
apparatus. Remember this name. The shape of the apparatus is needle shape and name is called as nuster. आपको एक इंसिजन देना है दोपहर के समय में. The incision is given in the capsule vertically in the afternoon or at afternoon by needle shaped aperture called as nuster. The thickness is around 2 mm. जो आपने इंसिजन दिया है उसका पेनिट्रेशन 2 mm का होना चाहिए. एक बार आपने इंसिजन दे दिया दोपहर को, तो रात को जो ठंडी का समय है उसमें वो इंसिजन देने के बाद में लैटेक्स जो सीक्रेट हो चुका है वो थिकन्स हो जाएगा. उसके बाद में आपको उसको कलेक्ट करना है. उसके लिए आपको स्कूप का एक एपरेटस लगता है, उसका नाम है जारफला. तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपको कैप्सूल से लैटेक्स कलेक्ट करने के लिए. फर्स्ट इज नस्टर एंड सेकंड इज जारफला. इस तरीके से आप कैप्सूल से लैटेक्स सिक्रेशन को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है मॉर्फोलॉजी. द ऑर्डर इज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स. टेस्ट इज बिटर. Leaves, as the figure shows, the shape is ovate to ovate in nature with dented and serrate margin. ये flowers आप देख सकते हो. The upper portion is called as crown and the middle portion which is oblong or ovate in shape, they are called as capsules. And this capsule contain the latex and that can be obtained by giving incision with the help of nuster. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. द ओपियम कंटेन 30 अल्कोलाइड्स एंड ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर प्रिकर्सर दैट इज फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन. दिस फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन एक्ट एज अ प्रिकर्सर रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड. एग्जांपल इज ओपियम. इस तरीके से आपको याद रखोगे. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अल्कोलाइड जो आइसोक्विनोल अल्कोलाइड जो है कौन से अमाइनो एसिड से बनते हैं. तो दो नाम याद रखोगे, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन्स. केमिकली जो अल्कोलाइड्स प्रेजेंट है ओपीएम में उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड एज बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज फिनांथ्रिन. तो जो बेंजाइल आइसोक्विनोल अल्कोलाइड है उसके एग्जांपल्स हैं निकोटीन एंड पैपेवरिन जो आपने सुने हैं. और जो बहुत फेमस अल्कोलाइड आपने सुने हैं ओपीएम अल्कोलाइड के रेफरेंस में वो है मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन. ऑल दिस अल्कोलाइड्स आर बिलोंग टू द कैटेगरी कॉल्ड एज फिनांथ्रिन अल्कोलाइड्स. तो ये दो अल्कोलाइड्स आप याद रखोगे. वन इज कॉल्ड एज बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज फिनांथ्रिन. यहाँ मैंने एडिशनल बात बताई एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. बोथ मॉर्फिन एंड कोडिन they are leo rotatory in nature. They rotate the plane polarized light towards the left side, while the thibane which is a weakly monoacidic base inactive in nature. ठीक है. यहाँ अगर अपन मॉर्फिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मॉर्फिन कंटेन बोथ दी OH ग्रुप दैट इज अल्कोहलिक एज वेल एज फिनोलिक OH ग्रुप. और इसमें से सिर्फ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी सोलिबिलिटी NaOH में या अल्कली कंडीशन में एक्सेप्ट NH4OH. Question can be asked which of this OH group of morphine is required responsible for its solubility in alkaline condition. तो आपको याद रखना है कि phenolic hydroxyl group is responsible for the solubility in alkali. सिमिलरली अगर मॉर्फिन के स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई करते हो उसका डाइएसिटिल डेरिवेटिव बनाते हो उसको हेरोइन कहा गया है. एक H रिप्लेस करके मिथाइल से सेपरेट करते हो आप तो उसको मिथाइल मॉर्फिन कहते हैं. उसी को कोडिन कहते हैं. इसके अपने अपने एक यूजेस होते हैं. तो ये तीन सब्सटेंस जो है कोडिन, डाइएसिटिल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, हेरोइन और मॉर्फिन, थिबेन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंडिविजुअल फंक्शंस दैट वी विल डिस्कस. एक रेड लाइन में मैंने सेंटेंस लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल दी ओपियम अल्कोलाइड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ और दे आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच सॉल्ट फॉर्म इज available in the opium for opium alkaloids or opium alkaloid is present in which salt form. So you have to remember the name meconic acid which is a diabasic acid. उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन केमिकल टेस्ट में देखेंगे. अदर दैन दिस इट ऑल्सो कंटेन द शुगर, वैक्स, म्यूसिलेज एंड द सॉल्ट ऑफ पीसीएम. पीसीएम में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नाम से यहाँ याद रख सकते हो. पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट. ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है. Finally, it does not contain the tannin, starch and calcium oxalate crystals. Regarding chemical test, as we have already discussed, the opium salts are present in the form of meconic acid. Hence, it can be identified by reacting with FeCl3. तो जब भी आप ओपियम सॉल्यूशन को FeCl के साथ रिएक्ट करते हो तो वो डीप रेडिश पर्पल कलर दिखाता है. इट इज ड्यू टू मेकोनिक एसिड. इस टेस्ट को मेकोनिक एसिड टेस्ट भी नाम दिया गया है. कई बार ये आपको पूछ सकते हैं या पूछा जाएगा. मॉर्फिन को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो ऑरेंज रेड कलर दिखाता है. सिमिलरली मॉर्फिन सॉल्यूशन को आप पोटेशियम, फेरिसाइनाइड और FeCl के साथ रिएक्ट करते हो तो ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाता है. एक और अल्कोलाइड अपन ने डिस्कस किया बेंजाइल आइसोक्विनोल अल्कोलाइड जिसमें पैपेवरिन है. ये पैपेवरिन को आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप लेमन येलो कलर आपको मिलता है. इस तरीके से आप याद रख सकते हो P पैपेवरिन एंड P फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन. द कलर इज लेमन येलो कलर. तो दीज आर द 4 tests that can be used as an identification test for the identification of opium alkaloid. The first test is called as meconic acid
Taste identified by reaction with FeCl3, it gives deep reddish purple color. इसके बाद आता है यूजेस. जैसे अपन ने देखे कि ओपियम अल्कोलाइड दे आर हाईली फेमस फॉर देयर यूफोरिक इफेक्ट. जनरली इसका कंजम्पशन जो है एज अ ड्रग एडिक्ट पर्सन भी कर सकते हैं या करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए इसको हिप्नोटिक, सीडेटिव और डायफोरेटिक कहा गया है. मॉर्फिन के स्ट्रक्चर से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो एक नया कंपाउंड तैयार होता है, उसको बोलते हैं एपोमॉर्फिन. एंड दैट एपोमॉर्फिन इज वाइडली यूज एज अ इमेटिक इन केस ऑफ पॉइजनिंग. अगर कोई पॉइजन कंज्यूम करता है उसको इमेटिक इंड्यूस करना है आपको ताकि उसके बॉडी से पॉइजन रिमूव हो जाए, तो आपको एपोमॉर्फिन देना है. इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन बाय लूजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल. While the morphine is highly famous for its potent analgesic action, while the codeine, which is nothing but the methyl morphine, is antitussive in nature. बहुत सारे फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल थे पहले जिसमें कोडिन था और जो कोडेक्स नाम का फॉर्मुलेशन है, लेकिन उसका कंजम्पशन बैड यूज़ में बहुत ज़्यादा होने लगा था. जो यंग एडल्ट्स है वो कंजम्पशन करते थे एज अ यूफोरिक इफेक्ट, नॉट फॉर द एंटीटसिव इफेक्ट. तो इसलिए उसको अभी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में लाया गया है ताकि उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत लिमिटेड हो और उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल भी नहीं कर सकते आप. नेक्स्ट इज पेपेवरिन. पेपेवरिन आल्सो हैविंग द रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, हेंस इट इज एक्ट एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. तो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग यूज है. तो ये दीज आर द 5 मेजर यूजेस ऑफ ओपियम अल्कोलाइड दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन में 2 एडल्ट्रेशन आपको याद रखना है. वन इज कॉल्ड एज पेपेवर ब्रैक्टिएटम, जिसमें थिबेन जो है ये मेजर अल्कोलाइड है और अपना ओरिजिनल ड्रग है वो है पेपेवर सोमनीफेरम, जिसमें मॉर्फिन जो है ये एक मेजर अल्कोलाइड है. नेक्स्ट है पेपेवर ओरिएंटल, जिसको आपको ऑर्नामेंटल पॉपी करके याद रखना है. इट इज कॉमनली कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल पॉपी. तो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोग्नोसी ऑफ ओपियम. लास्ट इज mechanism of action. The opium or the morphine alkaloid is famous for analgesic action. The primary afferent nerve, जो primary afferent न्यूरॉन जो रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जब कभी भी आपको पेन होता है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सब्सटेंस P, also called as excitatory transmitter, and that shows action on the post synaptic nerve of dorsal horn and it induces the pain. So this release of substance P is inhibited by the opium or the morphine, or it prevents the action of the released substance P on the dorsal horn neuron, hence the pain or the analgesic action of morphine takes place. For further reading you can refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant. Thank you very much.